हेलो एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं आप लोगों के बीच एक नए टॉपिक को लेके आया हूं और इस टॉपिक का नाम है इन्फ्लेशन। अगर आप किसी भी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस एग्जामिनेशन के लिए ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अक्सर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस इससे आते हैं, चाहे आप यूपीएससी का तैयारी कर रहे हो या स्टेट पीसीएस का तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो, इकोनॉमिक्स का इस पोर्शन से क्वेश्चन जो है अक्सर आता है। ठीक है, तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लेशन का मतलब। तो सबसे पहला, इन्फ्लेशन क्या होता है? जब भी इन्फ्लेशन वर्ड यूज किया जाता है तो इसका मतलब होता है कंटिन्यूअस राइज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं इन सबों का जो एग्रीगेट एवरेज प्राइस जो होता है, ठीक है, उसमें कंटिन्यू जो राइज करता है उसे हम लोग इन्फ्लेशन का नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, इट इज़ अ राइज इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन अ पर्टिकुलर इकोनॉमी। ठीक है, एक इकोनॉमी में जब गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइसेस कंटिन्यू राइज करता है, ठीक है, तो उसको हम लोग इन्फ्लेशन कहते हैं। क्लियर? इन द केस ऑफ इन्फ्लेशन कहा जाता है द परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर डिक्रीजेस, ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ कैश होल्डिंग इरोड। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि जब इन्फ्लेशन आता है तो इन्फ्लेशन के केस में जो परचेजिंग पावर होता है कंज्यूमर का वो घट जाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, अभी आपके पास कुछ भी इनकम है, मान लीजिए 100 रुपीज़ इनकम है, ठीक है, तो आप एक पेन जिसका प्राइस 10 रुपीज़ है तो उसका 10 क्वांटिटी आप परचेज कर सकते हो। ठीक है, अब क्या हुआ, उसका प्राइस मान लीजिए 20 रुपया हो गया, तो आप उस 100 रुपये इनकम से मात्र 5 क्वांटिटी ही खरीद पा रहे हो। ठीक है, दैट मीन्स हम लोग क्या देख रहे हैं, पहले से जो परचेजिंग पावर है वो घट गया। और ये परचेजिंग पावर क्यों घटा? ड्यू टू इन्फ्लेशन। ठीक है, जब 10 रुपया कीमत था तो हम लोग 10 पीस खरीद रहे थे, जब उसका कीमत 20 रुपया हो गया तो मात्र हम लोग 5 क्वांटिटी ही खरीद पा रहे हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन के केस में क्या होगा, कंज्यूमर का जो परचेजिंग पावर है वो घट जाता है, साथ ही साथ वैल्यू ऑफ कैश होल्डिंग जो है वो भी गिर जाता है, वो भी कम हो जाता है। कैसे? देखिए, जैसे मान लीजिए अभी आप कोई प्रोडक्ट है जिसको आप 10 रुपीज़ में खरीद रहे हो, कितना में खरीद रहे हो? 10 रुपये में खरीद रहे हो, एक पीस खरीद रहे हो। ठीक है, मान लीजिए उसी का कीमत अब 20 रुपया हो गया, मतलब अब आपको उस एक क्वांटिटी को खरीदने के लिए 20 रुपीज़ पे करना पड़ रहा है। ठीक है, इन्फ्लेशन के केस में ऐसा ही होता है। तो क्या हुआ, जो आपका वैल्यू था मनी का वो घट गया है, क्योंकि पहले 10 रुपया में मिलता था, 20 में मिलता है, मतलब अब अगर 10 रुपया देते हैं तो उस क्वांटिटी, वो कमोडिटी आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, उसका एक क्वांटिटी आप परचेज नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो दैट मीन्स क्या हुआ, वैल्यू ऑफ मनी भी गिर गया है। क्लियर? इंडिया में जो इन्फ्लेशन है उसको मेजर करता है जो डिपार्टमेंट है वो है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, शॉर्ट में इसको हम लोग बोलते हैं MOSPI। ठीक है, ये एग्जाम में अक्सर पूछता है कि इंडिया में इन्फ्लेशन जो है उसको मेजर कौन करता है। क्लियर? तो आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखना है MOSPI, या फिर फुल फॉर्म इसका नाम याद रख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, अब आता है इसके कॉजेज क्या होते हैं इन्फ्लेशन के। तो इनके कॉजेज को मैं डिटेल में आगे डिस्कस करने वाला हूं, बट शॉर्ट में अभी समझ लीजिएगा। कहता है इंक्रीज इन डिमांड। हम लोग जानते हैं जिस चीज़ का भी मार्केट में डिमांड ज़्यादा होता है उसका प्राइस राइज करने लगता है। ठीक है, तो जब मार्केट में डिमांड राइज कर जाए, ठीक है, तो उस कारण से इन्फ्लेशन आ सकता है। दूसरा है रिडक्शन इन सप्लाई। जब भी किसी चीज़ का देखते हैं शॉर्टेज पड़ता है तो उसका प्राइस राइज करने लगता है। जैसे आप लोग को पता होगा, कोविड जिस समय आया था 2020 में, उस समय क्या देखने को मिला, मास्क, सैनिटाइजर, इन सब का रेट काफ़ी बढ़ गया था। क्यों? क्योंकि डिमांड अचानक से बहुत बढ़ गया और जिस तरह का डिमांड था सप्लाई उतना नहीं हो रहा था, सप्लाई में शॉर्टेज था। ठीक है, तो उसका प्राइस राइज करने लगा था। ठीक है, तो जब भी ऐसा सिचुएशन हो कि सप्लाई डिक्रीज कर जाए किसी कमोडिटी का जबकि डिमांड चेंज नहीं हुआ है या डिमांड बढ़ा हुआ है, तो वैसे केस में इन्फ्लेशन आ सकता है। ठीक है,
डिमांड सप्लाई गैप, जितना डिमांड हो रहा है उतना अगर सप्लाई नहीं हो रहा हो तब भी आपका इन्फ्लेशन आ सकता है। फिर है एक्सेस सर्कुलेशन ऑफ मनी, अगर मनी का सर्कुलेशन इकोनॉमी में ज़्यादा है दैट मीन्स क्या होगा, लोगों के पास परचेजिंग पावर ज़्यादा होगा, दे विल डिमांड मोर, और जैसे ही डिमांड ज़्यादा होगा ऑब्वियस सी बात है इट विल लीड टू इन्फ्लेशन। ठीक है। फिर है इंक्रीज इन इनपुट कॉस्ट, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, अगर इन सब का प्राइसेस बढ़ जाए, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो प्रोडक्ट का प्राइसेस जो है वो ऑटोमेटिकली राइज करेगा ही करेगा। ठीक है। फिर है डिवेल्युएशन ऑफ करेंसी, अगर करेंसी का वैल्यू को रिड्यूस कर दिया जाए, ठीक है, तब भी इन्फ्लेशन आ सकता है, क्योंकि जब करेंसी का वैल्यू रिड्यूस होता है तो कोई भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए अब पहले की अपेक्षा ज़्यादा प्राइस हमें पे करना पड़ता है। ठीक है। राइज इन वेजेस, अगर वेजेस लोगों का बढ़ जाए, ठीक है, अगर वेजेस ऑब्वियस सी बात है वर्कर्स को अगर ज़्यादा वेज दिया जा रहा हो, ठीक है, तो इसके कारण क्या होगा, उनका इनकम बढ़ेगा, उनका परचेजिंग पावर बढ़ेगा और वो डिमांड ज़्यादा करेंगे। इंक्रीज इन डिमांड विल लीड टू इन्फ्लेशन, जैसा कि मैंने पहले ही बोल चुका है। ठीक है। तो ये है हमारा सिंपल मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन, और इंडिया में मेजरमेंट करने का जो डिपार्टमेंट है वो हमारा बता दिया आप लोगों को, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, साथ ही साथ इसके जो जनरल कॉजेज़ हैं वो। ठीक है। तो आगे देखते हैं और इसमें क्या चीज़ है। कहता है इन इंडिया इन्फ्लेशन इज प्राइमरली मेजर्ड बाय टू मेन इंडिसेस। ठीक है। इंडिया में जो इन्फ्लेशन मेजर होता है बेसिकली टू इंडिसेस का ज़्यादा यूज होता है, एक होता है WPI और दूसरा होता है CPI। WPI मीन्स होलसेल प्राइस इंडेक्स और CPI का मतलब होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है। एक पर्टिकुलर वीडियो में आगे बनाऊंगा जिसमें होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में डिटेल डिस्कशन रहेगा। ठीक है। फिलहाल शॉर्ट में समझ लेते हैं। CPI जो है कैलकुलेट द डिफरेंसेस इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड सर्विसेज सच एज फूड, मेडिकल केयर, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक ETC विच इंडियन कंज्यूमर्स बाय फॉर यूज। ठीक है। जब कंज्यूमर जिस प्राइस पे परचेज करता है कमोडिटी का, ठीक है, उसके प्राइस के डिफरेंसेस के बेसिस पर अगर इन्फ्लेशन प्राइस राइज या प्राइस में चेंजेस को मेजर किया जाए तो उसको हम लोग CPI बोलते हैं। ठीक है। जबकि ऑन द अदर हैंड द गुड्स और सर्विसेज सोल्ड बाय बिजनेस टू स्मॉल बिजनेस, मतलब B2B जो बिजनेस होता है, होलसेलर रिटेलर को बेचता है, तो उसमें जो प्राइस में चेंजेस आता है उसका जो मेजरमेंट होता है वो होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। ठीक है। इंडिया में दोनों ही यूज किए जाते हैं, होलसेल प्राइस इंडेक्स साथ ही साथ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्यों? ताकि इन्फ्लेशन को मेजर किया जा सके। ठीक है। तो इंडिया में याद रखिएगा WPI और CPI बोथ मेजरमेंट आर यूज्ड टू कैलकुलेट इन्फ्लेशन इन इंडिया। ठीक है। वी विल डिस्कस इन डिटेल लेटर। ठीक है। फिलहाल अभी देखते हैं हम लोग इसके मेन जो है कॉजेज वगैरह, अलग अलग डिफरेंट टाइप के इन्फ्लेशन कौन कौन से होते हैं वो। क्लियर? देखिए सबसे पहला हम लोग डिस्कस करते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन की। ठीक है। जो मैं आप लोग को ये पढ़ा रहा हूँ इसका PDF आप लोगों को सेंड कर दिया जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। तो अगर आप लोग टेलीग्राम चैनल में जुड़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं जुड़े हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाइए और कृपया करके उसमें आप लोग ऐड हो जाइए। ठीक है। ताकि आपको डिफरेंट इन्फॉर्मेशन मिल सके, नोट्स वगैरह जो भी पढ़ाते हैं उसका PDF मैं वहाँ पे अपलोड कर दिया करूँगा, आप लोग को मिल जाएगा। ठीक है। चलिए तो आते हैं, पहला जो टाइप का इन्फ्लेशन हो सकता है वो मतलब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इन्फ्लेशन हम लोग पढ़ेंगे। इन्फ्लेशन किस तरह से आते हैं, क्यों आता है, क्या उसके कॉजेज़ हैं, उसी बेसिस पे जो डिफरेंट टाइप का इन्फ्लेशन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बारे में बहुत अच्छा कोट्स है, टू मच मनी चेजिंग टू फ्यू गुड्स। ठीक है। बहुत सारे पैसा जो है बहुत कम गुड्स को जब चेज करते हैं। ठीक है। कहता है द ओवरऑल आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी डज नॉट फॉल इन दिस केस। जो आउटपुट है, ठीक है, वो फॉल नहीं करता है, जितना प्रोडक्शन हो रहा था वो हो ही रहा है। ठीक है। लेकिन डिमांड बहुत ज़्यादा राइज कर जाए, ठीक है, डिमांड इंक्रीज कर जाए, तो डिमांड इंक्रीज करने के केस में ये सिचुएशन आ सकता है जिसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है। कॉजेज क्या होता है? व्हेन एग्रीगेट डिमांड इन एन इकोनॉमी आउटपेसेस एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है। मतलब एग्रीगेट
डिमांड जो है अगर एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा हो जाए, जितना एग्रीगेट सप्लाई है उसके कंपैरेटिवली अगर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है, तो इस केस में जो इन्फ्लेशन क्रिएट होता है उसको हम लोग डिमांड पुल इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। ऐसे केस में क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है कि अगर डिमांड किसी भी प्रोडक्ट का बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है, तो वैसे केस में इन्फ्लेशन आना लाजमी है। और इसको हम एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करके देख सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए हमारा एग्रीगेट सप्लाई का कर्व है, ठीक है, दिस इज आवर एग्रीगेट डिमांड कर्व, है ना। अभी देखिए यहाँ पर इक्विलिब्रियम है, ठीक है। अगर एग्रीगेट डिमांड बढ़ के एडी ऊपर चला जाए, AD1 नीचे AD था, ठीक है, तो क्या हो रहा है, इधर प्राइस अगर लिया जाए वाई एक्सिस पे, ठीक है, तो प्राइस से जो है देखिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, P से P1 हो गया, ठीक है। ये यहाँ पे क्या हुआ, एग्रीगेट सप्लाई जो था कांस्टेंट हो गया था, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे क्या हुआ था, कांस्टेंट हो गया था। लेकिन इसके बावजूद जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाता है, ठीक है, तो इसके कारण प्राइस राइज कर गया, जो कि हमारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कहता है ऐसा होता क्यों है भाई, कहता लोअर इंटरेस्ट रेट, कहता अगर इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम हो, ठीक है, तो कॉजेज अ राइज इन कंज्यूमर स्पेंडिंग एंड हायर इन्वेस्टमेंट। तो ऐसे केस में क्या होता है ना, अगर लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको मिल रहा है लोन वगैरह, ठीक है, तो वैसे केस में कंज्यूमर जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेता है, ज़्यादा स्पेंड करता है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा करता है, जिस कारण से क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, और इस तरह से एग्रीगेट डिमांड बढ़ने के कारण जो प्राइस बढ़ता है, ठीक है, यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं P से P1 गया, ये जो गैप है हमारा, ठीक है, ये गैप हमारा कहलाता है इन्फ्लेशनरी डिमांड। ठीक है, किस नाम से जाना जाएगा, इन्फ्लेशनरी डिमांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, या इन्फ्लेशनरी गैप के नाम से भी हम लोग इसको कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा एक रीजन हो सकता है राइजिंग रियल वेजेस। ठीक है, अगर रियल वेज जो है वो बढ़ जाए, है ना, जैसे क्या होता है, जो ट्रेड यूनियंस होते हैं, लेबर यूनियन होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, कभी कभी बार्गेनिंग करते हैं फॉर द हायर वेजेस। ठीक है, अब उन लोगों को अगर हायर वेजेस दिया जाने लगता है, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है उनका परचेजिंग पावर बढ़ जाएगा, वो लोग डिमांड भी ज़्यादा करने लगेंगे, और ज़्यादा डिमांड करने से क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड से ज़्यादा हो जाएगा हमारा क्या, एग्रीगेट सप्लाई। ठीक है, और जो सिचुएशन क्रिएट होगा वो सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्लियर है, तो ये हमारा डिमांड पुल इन्फ्लेशन है। आई होप आप लोगों का क्लियर होगा ये। तो आगे हम लोग देखते हैं, डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बाद आपका सेकंड आता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ठीक है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। जब हम लोग कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो सिंपल सी बात है, वर्ड से क्लियर है, कॉस्ट के कारण। जब इन्फ्लेशन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन राइज करने के कारण अगर इन्फ्लेशन आ रहा है तो उसको हम लोग कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं। ठीक है, व्हेन प्राइसेस इंक्रीजेस ड्यू टू द राइजिंग कॉस्ट ऑफ इनपुट लाइक वेज इंक्रीज, हायर ट्रांसपोर्टेशन प्राइस, अनअवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। ठीक है, विद एन इंक्रीज इन प्राइसेस द आउटपुट लेवल ऑफ द इकोनॉमी ऑल्सो फॉल्स। ठीक है, देखिए सिंपल सी बात है, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है, तो प्रोडक्शन घट जाता है, प्रोड्यूसर क्या करते हैं, कम प्रोडक्शन करने लगते हैं, दैट मीन्स सप्लाई का शॉर्टेज आएगा, और जब सप्लाई का शॉर्टेज आएगा तो ऑब्वियस सी बात है प्राइस जो है राइज करेगा। ठीक है, तो इस तरह का अगर इन्फ्लेशन क्रिएट हो रहा है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा बिल्ड इन इन्फ्लेशन। ठीक है, कहता फर्म पासेस द हायर लेबर कॉस्ट ऑन देयर कस्टमर एज हायर प्राइसेस। ठीक है, क्या करेगा, अगर मान लीजिए लेबर कॉस्ट ज़्यादा पड़ रहा है, तो ज़्यादा लेबर कॉस्ट जब पड़ता है ना, तो प्रोड्यूसर अपने जेब से बियर नहीं करता है, वो क्या करेगा, पास कर देगा इसका खर्चा किस पर, कंज्यूमर पे, कस्टमर्स पे, जो उसके प्रोडक्ट को खरीद रहा है। ठीक है, और इस कारण से अगर इन्फ्लेशन क्रिएट हो रहा है तो उसको बोलते हैं बिल्ट इन इन्फ्लेशन। ठीक है, क्या बोलेंगे इसको हम लोग, बिल्ट इन इन्फ्लेशन। क्लियर। तो ये हमारा इन्फ्लेशन था, कॉस्ट पुश एंड बिल्ट इन इन्फ्लेशन। नेक्स्ट टाइप का है मॉनेटरी इन्फ्लेशन। देखिए मॉनेटरी इन्फ्लेशन जनरली क्या होता है ना, अगर मान लीजिए मतलब
इंडिया की बात करें तो अगर आरबीआई अगर जो है ज़्यादा से ज़्यादा मनी जो है प्रिंट करना शुरू कर दे, तो क्यों? ताकि जो डेफिसिट फिनांसिंग है, बजट में जो डेफिसिट है उसको दूर करने के लिए, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में जनरली क्या होता है, ये भी इन्फ्लेशन ला सकता है, क्योंकि ज़्यादा नोट प्रिंटिंग से लोगों के पास मनी सप्लाई बढ़ जाएगा ना, इकोनॉमी में मनी सर्कुलेशन इंक्रीज कर जाएगा, और मनी सर्कुलेशन इंक्रीज करने के केस में लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ता है, और परचेजिंग पावर बढ़ने से उन लोगों का डिमांड इंक्रीज करेगा, विच विल लीड टू इन्फ्लेशन, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा नोट भी प्रिंट करना इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रिफ्लेशन। कहता है रिफ्लेशन इज द एक्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग द इकोनॉमी आफ्टर अ पीरियड ऑफ इकोनॉमिक स्लो डाउन और कॉन्ट्रैक्शन। अगर इकोनॉमी काफ़ी स्लो डाउन में चल रहा है, काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, मतलब डिप्रेस्ड है इकोनॉमी, तो वहाँ से बाहर निकालने के लिए, है ना, जो टेक्निक अपनाया जाता है वो होता है रिफ्लेशन। इसमें थोड़ा प्राइस राइज किया जाता है, ठीक है। कहता है इसका गोल होता है टू एक्सपेंड आउटपुट। देखिए ऑब्वियस सी बात है, जब प्रोडक्ट का प्राइसेस बढ़ता है ना, तो प्रोड्यूसर आर इनकरेज टू प्रोड्यूस मोर, है ना, और जब ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है इकोनॉमी में लोगों का इनकम बढ़ेगा, लेबर वगैरह का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जॉब मिलेगा, है ना, और मनी इकोनॉमी में क्या होगा, मनी सप्लाई जो है वो इंक्रीज करने लगेगा। क्लियर? और वैसे सिचुएशन से फिर हम लोग जो है इकोनॉमिक स्लो डाउन से धीरे धीरे बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन की ये क्या है, इट्स अ एक्ट ऑफ स्टिमुलेटिंग द इकोनॉमी, है ना, कब? आफ्टर द इकोनॉमिक स्लो डाउन या रिसेशन की स्थिति में अगर इकोनॉमी है तो वहां से निकालने का ये एक टेक्निक होता है, ठीक है। चलिए, आई होप आप लोग क्लियर होगा। सबका कॉन्सेप्ट जरूर दिमाग में रखिएगा। मैं जो भी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट को अगर दिमाग में रख लीजिएगा तो आपके एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा काम आएगा, क्योंकि ये सब टर्मोलॉजी से भी सवाल अक्सर आए करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्टैगफ्लेशन, ठीक है। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? देखिए स्टैगफ्लेशन जनरली होता है द सिचुएशन ऑफ राइजिंग प्राइसेस अलोंग विद फॉलिंग ग्रोथ एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। देखिए जनरली कहा जाता है कि इकोनॉमी में अगर इन्फ्लेशन राइज कर रहा है, ठीक है, इन्फ्लेशन अगर राइज करेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो फॉल करता है। इसको बताया गया फिलिप्स कर्व के द्वारा। आर्थर फिलिप्स एक इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने एक कर्व डेवलप किया था, ट्रेड ऑफ बताया था किसके बीच में, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट के बीच में, ठीक है। लेकिन ऐसा ना हो, प्राइस भी राइज करे, ऊपर से क्या हो, ग्रोथ भी घटने लगे इकोनॉमी का, एम्प्लॉयमेंट भी गिरने लगे, मतलब अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ने लगे, ठीक है। अगर ऐसा सिचुएशन आता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, स्टैगफ्लेशन। दैट मीन्स इन्फ्लेशन विथ अनएम्प्लॉयमेंट। ये टर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टैगफ्लेशन। क्लियर? तो स्टैगफ्लेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब हम लोग डिस्कस करेंगे फिलिप्स कर्व के बारे में, एक टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर, तो उस समय स्टैगफ्लेशन के बारे में फिर से डिस्कशन हम लोग करेंगे, राइट। चलिए, अब आता है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन क्या है? कोर इन्फ्लेशन इज द चेंज इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बट डज नॉट इंक्लूड दोज फ्रॉम द फूड एंड एनर्जी सेक्टर, ठीक है। मतलब जब गुड्स एंड सर्विसेज का जो कॉस्ट बढ़ता है, जिसमें कि फूड्स और एनर्जी सेक्टर को शामिल नहीं किया जाए, ठीक है, बाकी गुड्स एंड सर्विसेज को शामिल किया जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोर इन्फ्लेशन, ठीक है। क्या होता है हमारा ये कोर इन्फ्लेशन? ध्यान रखिएगा, कोर इन्फ्लेशन में प्राइस राइज को ही हम लोग कैलकुलेट करते हैं एक्सक्लूडिंग फूड एंड एनर्जी सेक्टर, मतलब फूड और एनर्जी सेक्टर को हम लोग शामिल नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है हेडलाइन इन्फ्लेशन, ठीक है। हेडलाइन इन्फ्लेशन उसी के कोर इन्फ्लेशन का जस्ट थोड़ा सा अलग है। ये टोटल इन्फ्लेशन मेजर करता है, ध्यान रखिएगा, ये टोटल इन्फ्लेशन मेजर करेगा, ठीक है, इंक्लूडिंग क्या, कमोडिटीज सच एज फूड एंड एनर्जी प्राइसेस, मतलब सारे ये टोटल इन्फ्लेशन को मेजर करता है। ऐसे कोर इन्फ्लेशन फूड और एनर्जी सेक्टर को शामिल नहीं करता था, जबकि हेडिंग इन्फ्लेशन जो है वो फूड और एनर्जी सेक्टर इन दोनों को भी शामिल करेगा, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन एंड मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन। आई होप आप लोगों का यहाँ तक जो भी डाउट है वो डाउट क्लियर होगा, ठीक है। कृपया करके बार बार इस वीडियो को देखिए,
बार बार समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये इन्फ्लेशन का जो कॉन्सेप्ट है पूरी तरह से समझ में आएगा, ठीक है। तो आज का ये वीडियो आपका यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है, उसके अलावा इन्फ्लेशन से बाहर निकला कैसे जाए, मतलब इन्फ्लेशन को कंट्रोल कैसे किया जाए।